अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बादशाह का जो दरबार होता है, बादशाह के दरबार में बादशाह होता है, उसके वजीर होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, उसके ऑफिसर्स होते हैं, ये सारों की एक टीम को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस करने करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि जैसा हमने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपियन लोगों की थी और गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। क्या दिया था? मोनोपोली दिया था। मोनोपोली का मतलब ये है कि वो एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस के तहत एक कानून था कि इंडिया में और एशिया, साउथ एशिया के सारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत कर सकती है, कारोबार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इंडिया में कारोबार नहीं कर सकती। ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हुकूमत को साल के 4 लाख पाउंड साल में एक मरतबा 4 लाख पाउंड टैक्स देती थी, ठीक है। पहले तो कुछ सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कंटिन्यू देते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होता रहा, कारोबार में लॉस होने लगा, कारोबार में घाटा होने लगा। वो घाटा कैसे हुआ? उसके बहुत से रीजंस है। पहला रीजन तो ये कि 1969 में कहे साली पैदा हुई, बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने की वजह से ज़राअत, खेती बाड़ी नहीं हुई, खेती बाड़ी नहीं होने की वजह से किसान जो है जमींदारों को टैक्स नहीं दे सके, और जब किसान जमींदार को टैक्स नहीं देने की वजह से जमींदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं पे कर सक रहे थे, जिसकी वजह से जमींदारों के पास से जमीन निकल रही थी और किसान कर्जे में डूबते जा रहे थे। और इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सक रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस साल नहीं तो अगले साल डबल दे देगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो लेकिन अगले साल हुआ ये कि अगले साल ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स डबल देने के बजाय और उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगने लगी, लोन कर्जा मांगने लगी। फिर भी लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी तिजारत बहुत बड़ी तिजारत है, बहुत फैली हुई तिजारत है, तो क्यों ना उसको लोन एक मरतबा दे के देखेंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख पाउंड का लोन दिया। लेकिन साथ में साथ सिर्फ लोन नहीं दिया, लोन देने के बाद खामोशी के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे नजर रख रही थी कि आखिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में क्यों गई, नुकसान क्यों हो रहा है, नुकसान की वजह क्या है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की, तो उन्हें ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूल नहीं हो रहा है। जब कहत साली पड़ गई थी 1969 में बंगाल में, तो बंगाल की 30% आबादी भूख की वजह से मर गई थी। इतना कहत पड़ा हुआ था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो टैक्स कहाँ से पे कर सकते थे। इतना ज्यादा कहत साली पड़ गई थी, इतनी ज्यादा मुश्किल का वक्त था कि लोग भूख की वजह से 100 में से 30 लोग मर रहे थे। तो पहली वजह तो ये हुई। दूसरी वजह ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे बहुत ज्यादा रिश्वतखोर बन गए थे। इतना रिश्वत ले रहे थे कि कंपनी के ऑफिसर्स तो अमीर से अमीर बनते जा रहे थे, लेकिन कंपनी डूबती जा रही थी, कंपनी गरीब होती जा रही थी, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रही थी। दूसरा रीजन ये रहा। तीसरा रीजन कंपनी के लॉस का ये हुआ कि 1966 से 1969 के बीच चलने वाली जंग, कौन सी जंग? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर ये वॉर है जो हैदर अली के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई 3 सालों तक। 1966 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग शुरू की हैदर अली के साथ, लेकिन 3 साल की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फायदा मुनाफा नहीं हुआ और उल्टा 3 साल जंग लड़ने के अखराजात बढ़ते गए
और तो बढ़ते जाने की वजह से और ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी नुकसान और घाटे की तरफ जाने लगी। ये तीन बहुत बड़े बड़े रीजन थे। और इससे बड़ा रीजन, चौथा रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय की पत्ती, टी पाउडर को इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी। इंडिया से चाय की पत्ती को लेकर अमेरिका में जाकर बेचती थी। ठीक है, पहले तो ये कारोबार में मुनाफा रहा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका में डच कंट्री, एक कंट्री का नाम है, एक कंट्री है जिसका नाम डच है। डच कंट्री के लोग स्मगलिंग के तौर पर, खुफिया तौर पे अमेरिका को चाय की पत्ती बेच रहे थे, जिसकी वजह से 85% डिमांड कम हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 100 किलो की चाय पत्ती अमेरिका को बेचती तो अमेरिका सिर्फ 15 किलो के लिए था, 15 किलो लेता और 85 किलो वापस कर देता। तो ये चाय की पत्ती जो इंडिया को वापस आ रही थी, जिस और अमेरिका से चाय की पत्ती का डिमांड कम होता जा रहा था, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोदाम थे उसमें चाय की पत्ती सड़े रखे सड़ती जा रही थी। तो ये 4 रीजन है, मेन रीजन, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी नुकसान झेल रही थी। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट शुरू किया, जिसका नाम है, एक कानून बनाया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ने एक रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत बहुत से चीजें, बहुत से बदलाव आए, बहुत से चेंजेस आए। इसे हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियोस में सुने होंगे, ये पढ़े हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया है। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, और हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर अपॉइंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर है वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल के साथ साथ मद्रास के गवर्नर का भी ऑफिसर होगा और बॉम्बे के गवर्नर का भी ऑफिसर होगा। मतलब ये कि मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर अब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे बंगाल गवर्नर को, और बंगाल गवर्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बहुत बड़ी कमेटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जिसके 24 मेंबर्स थे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, 24 मेंबर्स को 24 ही रखे गए, लेकिन चेंज किया कहाँ हुआ, बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके वजह से दोनों गवर्नर, बॉम्बे गवर्नर और मद्रास गवर्नर अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को पेश करते और अपनी डिमांड्स गवर्नर जनरल के पास रखते। वो गवर्नर जनरल क्या करता, वो डिमांड्स को लेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखता था। ठीक है, उसके बाद अब गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो सेंट्रल गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल टीम को उनके सपोर्ट के लिए अपॉइंट किया। ठीक है, उनके सपोर्ट में भेजा कि भाई आप लोग जाओ और गवर्नर जनरल के ऑफिस में उनके काम में इनकी मदद करो। ठीक है, इसी तरह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉम्बे के गवर्नर को भी दिया गया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मद्रास के गवर्नर को भी दिया गया, और इसमें और इनके अथॉरिटीज में, इनके रिस्पांसिबिलिटीज में चेंजेस क्या किए गए कि बॉम्बे गवर्नर जो है और मद्रास गवर्नर जो है, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करना हो, पीस का हो, सलामती का हो या जंग का हो, तो गवर्नर जनरल की परमिशन के बगैर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे और एक बदलाव क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अगर कोई नया कानून बनाना चाहता है, नया लॉ बनाना चाहता है, तो उस कानून का सपोर्ट सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले करना। वो ग्रुप जो बंगाल गवर्नर की हेल्प के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
4 मेंबर की जो टीम बंगाल गवर्नर को दी थी, वो चारों के चारों बंगाल गवर्नर की तरफ से लाए गए कानून को